जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत के एमएमआरसीए टेंडर के बारे में। आपको डिफेंस न्यूज की कई वीडियोस में हमने बताया कि एमएमआरसीओ को लेकर के हाल ही में बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई, जहां पर कुछ नए एयरक्राफ्ट के नाम सामने आए तो कभी कुछ नए ऑफर्स के बारे में हमको जानकारी मिली। लेकिन अभी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बातें दो हुई हैं। पहला तो यूरोफाइटर कंसोर्टियम का एक नया प्रस्ताव भारतीय वायुसेना के लिए, और दूसरा फ्रांस की मीडिया की एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सबको चौंका के रख दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों का खंडन करने वाले हैं। हालांकि डिफेंस न्यूज की वीडियो में आपको इसके बारे में हमने बताया था संक्षिप्त रूप में कि पूरा मामला क्या है और आखिरकार क्यों इसको लेकर के इतना ज्यादा जो इस समय कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि यूरोफाइटर टाइफून का इतना अच्छा ऑफर होने के बावजूद भी उसके जीतने की संभावना अब कितने प्रतिशत बची है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आपको पता होगा हाल ही में यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि हम यूरोफाइटर कंसोर्टियम जिसको कहते हैं, जिसमें तमाम देश मिलकर के एक जहाज को बनाते हैं जिसको हम यूरोफाइटर टाइफून के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑफर भारतीय वायुसेना के लिए सामने रखा गया। और यूरोफाइटर टाइफून को यूरोफाइटर कंसोर्टियम जो है राफेल का सबसे प्रबल जो कॉम्पिटिटर है वो मानता है, और उनका यह विश्वास है कि राफेल इससे कई मायनों में पीछे है। लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जब बात आई थी एमएमआरसीए 1 की, तो टेक्निकल राउंड्स में राफेल ने यूरोफाइटर टाइफून को एक छोटे अंतर के साथ पिछाड़ दिया था, जिसके बाद राफेल एमएमआरसीए 1 में एक विजेता के तौर पर सामने आया था। लेकिन इस बार यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने कुछ ऐसे प्रस्ताव भारत के सामने रखे हैं जिस पे शायद भारत गौर कर सकता है। लेकिन हम शायद का यूज क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है उसने ये कहा है कि अब भारत के साथ वो अपने जो सैन्य संबंध हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि पुराने ऑफर की तुलना में अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम भारत को पूरी आज़ादी देगा कि भारत अपने हिसाब से जो कस्टमाइजेशन करना चाहे वो यहाँ पर कर सकता है। क्योंकि एमएमआरसीए 1 को लेकर के जो जानकारी हमें अब तक प्राप्त है और जो जानकार लोगों से हमने बात की, तो हमको ये पता चला कि एमएमआरसीए 1 में एक कह सकते हैं भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था कि भारत बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन इस जहाज़ में नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको उठाने के बारे में यूरोफाइटर कंसोर्टियम इस समय विचार कर रही है, और उन्होंने भारत को ये कहा है कि अगर भारत अपने एमएमआरसीए टेंडर में यूरोफाइटर टाइफून को जगह देता है तो भारत जो कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करना चाहे, जो स्ट्राइक पैकेज अपने हिसाब से जोड़ना चाहे, या जिस प्रकार के भी बदलाव करना चाहेगा, उसकी आज़ादी वो भारत को देने के लिए तैयार है। हालांकि बात करने में हमको लोगों से ये भी पता चला कि यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के जो कंसोर्टियम है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी विचार कर सकता है, और विचार उनको करना पड़ेगा क्योंकि एमएमआरसीए 2 में जो टीओटी है वो भी एक अहम क्राइटेरिया है जिसको पूरा किए बिना इस टेंडर को जीता नहीं जा सकता है। और आपको हम बता दें कि जो बदलाव हुए हैं एमएमआरसीए में अब वो ये हैं कि 96 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे, जबकि जो 18 एयरक्राफ्ट हैं वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बना करके भारत में भेजे जाएंगे। यूरोफाइटर कंसोर्टियम का ये भी कहना है कि ये जहाज़ अब भारत के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, और उन्होंने कहा कि जो स्ट्राइक पैकेज, जो एजिलिटी, जो मनूवरबिलिटी यूरोफाइटर टाइफून के पास है वो राफेल से कहीं ज़्यादा अच्छी है। इसकी रेंज और इसका जो दूसरा ओवरऑल पैकेज है वो भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम जो है बहुत जल्द भारत के आला अधिकारियों के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव पर बात करने वाला है, जहां पर अपने प्रस्ताव को वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत के सामने प्रेजेंट करेंगे, और इसमें प्राइस कट काफ़ी बड़े बताए जा रहे हैं। और उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि राफेल की तुलना में ये कहीं ज़्यादा कम पैसे में भारत को मिल सकता है। और इसमें एक प्रश्न चिन्ह अभी भी लग चुका है कि प्राइस कट किस क्षेत्र में किया जाएगा, क्योंकि क्या प्राइस कट से ये तात्पर्य आप निकाल सकते हैं कि यूरोफाइटर की कैपेबिलिटी में कुछ कमियां लाई जाएंगी, तो अभी ये प्रश्न चिन्ह के घेरे में है और इसका ठीक ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। बात करें अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की, तो हमने कुछ लोगों से ट्विटर के माध्यम से बात करी, तो हमको ये पता चला कि उनका ये अनुमान है कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम कई देशों से मिलकर के बना है, और अगर भारत इन जहाज़ को ले लेता है और निकट भविष्य में किसी भी देश के साथ, किसी भी कंपनी के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर भारत को जो ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स हैं, जो ज़रूरी उपकरण हैं, उनकी सप्लाई में दिक्कत
फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए यूरोफाइटर टाइफून के जीतने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल ये एक पूरा कंसोर्टियम है और अगर किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो आगे चल के भविष्य में दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ सकता है। और यही चीज़ यूरोफाइटर टाइफून के लिए एक काफ़ी बड़े सेटबैक के तौर पर देखी जा रही है। और अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसा ऑफर सिर्फ यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि इस समय जितने भी यहाँ पर प्रबल दावेदार हैं वो एक से बढ़कर के एक जो ऑफर हैं वो भारत को कर रहे हैं। और इस लिस्ट में सबसे आगे जो नाम निकल के आया है वो आया है बोइंग का। बोइंग ने भारत में पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही अमेरिका के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है और आज तक भारत को कभी भी अमेरिकी जो रक्षा उपकरण है उनसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। और अगर भारत अब भी इनको सेलेक्ट करता है तो भारत के लिए ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। हालांकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब बोइंग ने धीरे धीरे अपने F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को इंडियन एयरफोर्स की रेस से निकाल करके इंडियन नेवी की रेस में उतारा है। लेकिन बोइंग का ये कहना है कि उनका F-15EX जो स्ट्राइक पैकेज भारत को ऑफर करेगा वो अभी तक कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख और पूर्व अधिकारियों की बात माने तो एक सुर में उनका ये कहना है कि भारत को अब उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने विकसित कर लिया है। क्योंकि अगर हम किसी नए फाइटर टाइप पर जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग से लेकर के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने तक हमें अच्छा खासा पैसा फिर से खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उनका ये मानना है कि हो सके तो भारत एडिशनल राफेल पर जाए या फिर भारत ऐसे एयरक्राफ्ट पर जाए जो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हो, जिससे हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो ना हो शायद भारत एडिशनल राफेल जेट को लेकर के जा सकता है। लेकिन कल एक अपडेट आई थी जिसके बारे में हमने बात भी करी थी और वो फ्रांस की एक मीडिया है जिसने ये दावा किया था कि भारत सितंबर लास्ट या अक्टूबर में MMRCA को क्लियर कर सकता है। और दावा तो उन्होंने ये तक कर दिया कि भारत 114 की संख्या में राफेल F4 को खरीदेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तक इशू नहीं किया है। तो सितंबर अक्टूबर तक तो ये बात तय होनी काफ़ी मुश्किल है। और हमने कई लोगों से बात करी और हमको ये पता चला कि ये खबर पूरी तरीके से निराधार है और वो जो वेबसाइट है वो आमतौर पर इसी प्रकार के जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने के लिए काम करती है। खैर जो भी हो, आज नहीं तो कल MMRCA को लेकर के अच्छी अपडेट्स आ सकती हैं। हाँ, एक बात सच है कि इसी साल के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इशू किया जा सकता है। और माननीय हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री विवेक राम चौधरी सर ने जो अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम काफ़ी गंभीरता के साथ जो अपने पैरामीटर्स हैं उनको सेट कर रहे हैं जिनके आधार पर ये प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि आने वाले समय में कभी भी भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ है वो 31 स्क्वाड्रन से कम नहीं होने वाली है। और इसके लिए कई व्यापक कदम भारतीय वायुसेना के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।